सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए अब हम इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो शुरू करेंगे। आयकर का इंट्रोडक्टरी पार्ट। माई सेल्फ डॉक्टर स्नेहा बाबेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, ABST डिपार्टमेंट। सबसे पहले टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। भारत में जो कर की संरचना है वो किस तरीके की है? भारत में कर की संरचना के अंतर्गत दो तरीके के कर पाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट टैक्स जिसके की अंतर्गत कंज्यूमर खुद जो है वो डायरेक्टली टैक्स पे करता है और चुकाने का कर भार भी वहन करता है, अर्थात कराघात एवं करापात, इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होता है। इसके विपरीत इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर में कर चुकाने वाला व्यक्ति इसका भार ग्राहक पर डाल देता है, यानी प्रोड्यूसर उत्पादनकर्ता जो है वो टैक्स पे तो करता है, लेकिन वो जो टैक्स पे कर रहा है उस टैक्स को वसूल वो किससे कर रहा है? कंज्यूमर से कर रहा है। दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। वर्तमान में वेल्थ टैक्स समाप्त हो गया है तो अस्तित्व में सिर्फ है इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। जिसके पास इनकम जा रही है, जो इनकम को अर्न कर रहा है डायरेक्टली, वो ही गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स और इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसके पास इनकम अर्न हो रही है वो नहीं और कंज्यूमर उस टैक्स को पे करता है, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के उदाहरण हैं CST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, वर्तमान में वैट, और इन सब को मिक्स करके वर्तमान में ये सब जो है वो समाप्त हो गए और नया कंसेप्ट आया है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। अब टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया में इनकम टैक्स के अंतर्गत सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। भारत में आयकर संबंधी व्यवस्थाओं को निम्न 3 चरणों में विभक्त किया जाता है, जिसमें सबसे पहला चरण है कर योग्य आय की गणना करना। सबसे पहले हम टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सेकंड होता है कर की राशि की गणना, कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स। कर योग्य हमने राशि निकाल ली, कर योग्य आय हमने निकाल ली। कर योग्य आय निकालने के पश्चात उस पर हम क्या निकालते हैं? अमाउंट ऑफ टैक्स, यानी टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। थर्ड हमारा पार्ट होता है कर की वसूली एवं प्रशासन, दैट इज टैक्स रिकवरी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। भारत में आयकर की उपरोक्त वर्णित व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए निम्नलिखित अधिनियमों, नियमों, वित्त अधिनियम, स्पष्टीकरण एवं अधिसूचनाओं को समझना आवश्यक है। यानी भारत में इनकम टैक्स के अंतर्गत क्या क्या नियम हैं, अधिनियम है, क्या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में सबसे पहले है इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961। समस्त भारत में आयकर अधिनियम 1961 1 अप्रैल 1962 से लागू किया गया और वर्तमान में इस अधिनियम में 298 सेक्शंस, इंपॉर्टेंट 298 सेक्शंस और उप सेक्शंस हैं तथा 14 शेड्यूल, अनुसूचियाँ कितनी हैं? 14 शेड्यूल्स हैं। इस अधिनियम को समय समय पर संशोधित किया जाता रहा है। प्रत्येक वर्ष वित्तीय बजट के प्रस्तुतिकरण में सामान्यतः आयकर अधिनियम की धाराओं एवं उपधाराओं में परिवर्तन एवं संशोधन होते रहते हैं। सेकेंड है हमारा इनकम टैक्स रूल 1962,
आयकर नियम 1962 जो कि अधिनियम का ही अनुपूरक है। इसमें आयकर अधिनियम में वर्णित विभिन्न धाराओं से संबंधित विस्तृत नियमों, विभिन्न फॉर्मों, प्रपत्रों आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें भी समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। थर्ड है हमारा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, राजकीय अधिसूचनाएं, जिसमें भारत सरकार का वित्त मंत्रालय आयकर से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे कि भविष्य निधि संस्थाओं के अनुमोदन, पूंजी लाभ की गणना आदि के संबंध में अधिसूचना जारी करता रहता है। आयकर की गणना के लिए इन अधिसूचनाओं में उल्लिखित घोषणाओं को ध्यान में रखना होता है। वित्त अधिनियम वार्षिक, फाइनेंस एक्ट एनुअल, प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा आने वाले कर निर्धारण के संबंध में लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा वित्त अधिनियम प्रस्तुत किया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से आयकर के विभिन्न प्रावधानों में आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए वित्त अधिनियम 2019 एवं इससे पूर्व के समस्त वित्त अधिनियम लागू होंगे। यदि वित्त अधिनियम 2020 में कोई प्रावधान पुरानी तिथि से लागू हुआ है तो हम उसे भी ध्यान में रखेंगे। फिफ्थ होता है हमारा सर्कुलेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ CBDT। CBDT क्या है यहाँ पे? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के परिपत्र तथा स्पष्टीकरण, विभिन्न जो विवाद होते हैं, मामलों या किसी धारा का प्रावधान में दो मत या संदेह की स्थिति में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वो स्पष्टीकरण या परिपत्र जारी कर सकता है। ऐसे सभी स्पष्टीकरणों परिपत्रों में दी गई सूचनाओं को आयकर विभाग लागू करने के लिए बाध्य है। कोर्ट डिसीजन, कोर्ट में निर्णय, करदाता व आयकर विभाग के मध्य विवाद की स्थिति में करदाता न्यायालय की शरण लेता है। इस संबंध में करदाता आयकर विभाग के अपीलेट ट्रिब्यूनल, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है। न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय जब तक कि उनके विपरीत अपील न हो आयकर विभाग को क्या होते हैं? मान्य होते हैं। अब हम देखेंगे चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, आयकर का दायित्व। आयकर अधिनियम 1961 की सेक्शन 4 के अंतर्गत करदाता को प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष में संबंधित गत वर्ष या गत वर्षों की कुल आय पर वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार आय कर देना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिंग, करदाता दैट इज असेसी, जिस पर कि टैक्स लगा है, जिसमें इनकम अर्न हुई है उसे टैक्स चुकाना है। प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष, तो इस पूरे साल आपको याद रखना है कि आपका कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर, सेकेंड ईयर कॉमर्स MLSU स्टूडेंट के लिए क्या है? 2021, दैट इज 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, ये कहलाता है कर निर्धारण वर्ष। कर निर्धारण वर्ष में प्रीवियस ईयर में कमाई गई आय पर कर की गणना की जाती है। वर्ड आया गत वर्ष, गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर हमारा कहलाएगा 19-20, गत वर्ष। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, दैट इज 19-20 जिसे कहेंगे। इस पूरे साल आपको याद रखना है प्रीवियस ईयर आपका 19-20 है, यानी कोई भी एसएससी प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करता है और उस प्रीवियस ईयर में अर्न की गई इनकम पर कब टैक्स देता है? वो असेसमेंट ईयर पे। गत वर्ष में तो आय अर्न करो और वित्त अधिनियम द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कर निर्धारण वर्ष में उस आय पर टैक्स चुकाओ। आयकर अधिनियम 1961 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसमें सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे करदाता, असेसी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के अंतर्गत, धारा 2 उपधारा 7 के अंतर्गत। करदाता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए दायी होता है, तो वो क्या कहलाएगा? करदाता, असेसी। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, पर्सन, व्यक्ति, 2 सबसेक्शन 31 के अंतर्गत। आयकर अधिनियम के अंतर्गत निम्न को व्यक्ति की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, तो कौन कौन है इस परिभाषा में? सबसे पहले हमारा आता है एक व्यक्ति, एन इंडिविजुअल। सेकंड होगा HUF, टू अनडिवाइडेड फैमिली। थर्ड हमारा होता है कंपनी। फोर्थ फर्म, फिफ्थ
AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन, दैट इज व्यक्तियों का समुदाय। स्थानीय सरकार या संस्था जिसे कहते हैं लोकल अथॉरिटी। फिर होता है अन्य कृत्रिम व्यक्ति, आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें कि हम सारे जो विश्वविद्यालय हैं वो हम इन आर्टिफिशियल पर्सन्स की कैटेगरी में लेते हैं। यानी इसमें एक बड़ा क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो व्यक्ति क्या है? पर्सन 2 सबसेक्शन 31 के अंतर्गत एक व्यक्ति से तात्पर्य एक प्राकृतिक प्राणी से है जो अस्तित्व है। इसमें पुरुष, स्त्री, नाबालिग बच्चा, पागल व मंदबुद्धि आदि सम्मिलित है। ट्रस्ट के ट्रस्टी भी इसी श्रेणी में व्यक्ति होंगे। एक हिंदू अविभाजित परिवार हिंदू अधिनियम में दिया गया है। इसके अंतर्गत एक ऐसे हिंदू परिवार से है जिसमें परिवार के समस्त सदस्यों द्वारा पूर्वजों के व्यवसाय व संपत्तियों से आय अर्जित की जाती है। इस परिवार में जन्म से व्यक्ति सदस्य बनता है। अतः सभी पुरुष सदस्य, उनकी पत्नियां, पुत्री